नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, सुपर टेट 2022 के लिए सामान्य अध्ययन की हमारी रेगुलर कंटिन्यूस जो आपके लिए क्लासेस चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास के जो सेलेक्टेड प्रश्न और आगे आपके एग्जाम्स सुपर टेट 2022 या अन्य एग्जाम ग्रुप डी, यूपी पुलिस आदि एग्जाम्स में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी नेक्स्ट सीरीज यानी 2020 सीरीज का पार्ट हमारा ये थर्ड है। जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के हमारे 2020 की सीरीज हो चुकी हैं यानी कि पार्ट हो चुके हैं, यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उन्हें बेहतर तरीके से देखते हैं कि एक एक पार्ट और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को फतेह दिलाएगा मित्रों। तो एक बार आप सभी का पुनः अभिनंदन है। जितने भी शिक्षक साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का अभिनंदन मित्रों। तो टुडे की क्लासेज को आरंभ करते हैं। तो टुडे की क्लासेज में सामान्य अध्ययन के जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें लगभग मैंने आपको बताया था कि हम 500 प्लस की सीरीज आपको 2020 सीरीज के माध्यम से दी जाएगी जो कि सेलेक्टेड होंगे और एग्जाम में बनने वाले होंगे, जो कि आपके सुपर टेट 2022 के हेतु, ग्रुप डी की तैयारी जो विद्यार्थी करें उनके लिए भी, लेखपाल, यूपी पुलिस आदि सभी एग्जाम्स के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को इसमें समाहित किया गया है मित्रों। तो नेक्स्ट प्रश्नों की जो श्रृंखला चली थी हमारे थर्ड पार्ट है ये, जिसमें हमारे आगे कंटिन्यू होता है 61 से। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है। ऑप्शन रीड करेंगे, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है याद रखेंगे, उसमें पूर्णतः सोम को जो समर्पित मंडल है वो आपका 9वां मंडल है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी ऐसा वेद जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों को वर्णन है या पता चलता है। ऑप्शन रीड करेंगे, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद यानी ऑप्शन डी। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इसलिए शेयर करते चलेंगे, लाइक भी करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऐसा कौन सा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद को आधार मानकर किया गया है? ऑप्शन रीड करेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद एक ऐसा वेद है जो या जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन रीड करेंगे, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अतरंजी खेड़ा, जिसमें खुदाई से जो प्राचीनतम प्रचलन के लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित होती हैं, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, यानी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऐसा कौन सा वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा की गई है या मिलती है? ऋग्वेद है, परिवर्ती संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, उपनिषद है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर है ऑप्शन डी, मोक्ष की चर्चा आपके उपनिषद साहित्य से मिलती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है, एक याद रखेंगे, का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में वह जो प्राप्त होता है वो कंठो उपनिषद में प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के ये शासक थे? काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे, जो शासक थे, केकई के शासक थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सबसे अधिक वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में उस नदी का, सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक में या वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित या वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास नदी के साथ, रावी नदी के साथ, चेनाब या झेलम नदी के साथ। तो वैदिक जो नदी थी अस्किनी, उसकी पहचान चेनाब नदी के साथ की जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभा, क्रमु, बिपाशा, सुतुद्री। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कुभा और क्रमु, जो कि ऋग्वेद की नदियाँ हैं जिनका उल्लेख अफगानिस्तान से के आर्यों के साथ है। अगला प्रश्न आपका, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो अभी प्रश्न में पूछा गया था उसमें अफगानिस्तान दिया था, तो यहाँ से आपका सीधे अफगानिस्तान में चला जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कुछ ही वेद मंत्रों की रचना की गई थी, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, वह ब्रह्मवाहिनी लोपामुद्रा थी। ठीक है, जिसके द्वारा कुछ वेद मंत्रों की ही रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? यानी जैसे जैसे काल को परिवर्तन होता हुआ उसका अर्थ भी बदल गया। शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। तो उसका जो अर्थ परिवर्ती काल में प्रयोग किया जाता है वो सिक्के के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यानी ऋग्वैदिक काल में जो आभूषण था उसे निष्क कहते थे, और जो पहना जाता था कहाँ पर? कान का, गले का, बाहु का या कलाई का। तो निष्क जो आभूषण था वो गले में पहना जाता था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण के आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में निशाका शब्द के लिए जो प्रयोग किए जाते थे वो स्वर्ण के आभूषणों के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आए हुए आर्यों की सूचना देता है? मान सेहरा, सहबाज घड़ी, बोग्ज कोई, जूनागढ़। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी की ओर, बोग्ज कोई। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण है। तो उस ग्रंथ का नाम है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। तो यहाँ से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, अंग और मगध को प्राचीन या उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले या सर्वप्रथम हुआ था कौन से वेद में हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, गोत्र शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति पर आधारित था, मूर्ति पूजा या और यज्ञ पर, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर, प्राकृतिक पूजा और भक्ति पर आधारित था। तो पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका धर्म जो प्रमुख था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। अगला प्रश्न आपके लिए,
नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। जो जन सामान्य था ऋग्वेद काल का वो विश्वास करती थी मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या फिर आपका बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वेद काल की जो जन सामान्य था वो विश्वास करते थे बलि और कर्मकांड में, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी या परशुनी नदी। ठीक है, तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वह जो लड़ा गया था वो ऑप्शन डी यानी परशुनी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया, इन नामों से पुकारा जाता था, जिसमें सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना नदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा आदि के नामों से संबोधित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, विशेषकर हाँ और ना वाले में ध्यान रखना होता है। यदु, पुरु, तुर्बस, किकट। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा किकट की ओर। किकट जो है पंचजन से संबंधित नहीं है ऋग्वेद के आर्यों के। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपके लिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन था, यानी अपना जीवन यापन वो किस प्रकार से करते थे। कृषि पर निर्भर थे, शिकार पर निर्भर थे, शिल्प कर्म पर निर्भर थे या फिर व्यापार पर। तो प्राचीन काल में जो आर्य थे वो अपने जीविकापोर्जन या जीवन को व्यतीत करते या तो वो निर्भर थे जो शिकार पर, शिकार करते थे और जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया या किस अनाज के लिए प्रयुक्त किया गया है। कई बार बना है जौ, चना, चावल, गेहूं। तो ऋग्वेद में जो यव शब्द है वो आपका जौ के लिए प्रयोग किया गया, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रशासन प्रणाली थी वो निरंकुशवादी थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंश परंपरागत राजतंत्र थी। ठीक है, तो याद रखें वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो वंश परंपरागत थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, वैदिक युगीन सभा को कहा जाता था, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या राज दरबार में होता था, मंत्री परिषद थी या राज्यों के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी की ओर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक सेलेक्टेड प्रश्न है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा, यानी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था, उसका नाम अथर्ववेद है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से करेक्ट होगा। तो ये था मित्रों टुडे की 2020 सीरीज के 30 प्रश्न जो कि सेलेक्टेड थे आपके सुपर टेट, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि सभी एग्जाम्स के लिए कारगर साबित होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को और ज़बरदस्त तरीके से करने के लिए। जल्द ही हम आपको हिंदी का महाकुंभ सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपके भिन्न भिन्न एग्जाम्स का भी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, लेखपाल, यूपी पुलिस, सुपर टेट आदि भर्तियों के लिए सेलेक्टेड सीरीज होगी मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि सेलेक्टेड और लेटेस्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक नमस्कार मित्रों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेज में।